हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं ग्राफ को समझने के साथ। बाकी क्वेश्चन में ग्राफ कहीं पर बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, कहीं कहीं होता है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। मेनली डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्राफ को जो चीजें हैं ग्राफ से जुड़ी हुई उसको आपको ग्राफ के ऊपर भी समझाया गया है और उसको स्टेटमेंट दे करके लिख भी दिया गया है कि किसी तरीके से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले आते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो वर्ड है वो क्या है और कैसे है। ठीक है, देखिए, दे आर कॉल्ड कार्टेशियन बिकॉज द आइडिया वाज डेवलप्ड बाय मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर रेने डिस्कार्ट्स हु वाज आल्सो नोन एज कार्टेशियस। फॉरेनर नाम है, ठीक है, थोड़ा सा। तो अब यहां देख लीजिए, रेने डिस्कार्ट्स जो कार्टेशियस के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने ही इस चीज को डेवलप किया, इसलिए इसका नाम कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा। क्या पड़ा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब यहां से देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। नेक्स्ट जो वर्ड है क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक प्लेन होता है जिसमें कई सारे रेक्टेंगुलर ग्रिड होते हैं। ठीक है, और हर एक प्लेन में जो एक एड्रेस होता है जो ऑर्डर्ड पेयर से आपको दिखाया जाता है। ठीक है, डन। मतलब अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की एन एवरेज बात करें तो क्या है कि एक पूरा क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसके अंदर कई सारे ग्रिड होते हैं। ये क्या होता है? ये हमारा ग्रिड है। ठीक है, डन। और हर एक पॉइंट को, एक जिसे हम एड्रेस कहते हैं, उसको एक ऑर्डर पेयर से दिखाया जाता है XY के फॉर्म में। मतलब 3,5 या -5,7 ऐसे करके उस पॉइंट को उस प्लेन में दिखाया जाता है। यही हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। अब यहां देखिए क्या क्या चीजें होती है। एक तो ये जो है हमारा, ये ओरिजिन है। आगे इन चीजों को डिफाइन किया गया। ओरिजिन वो चीजें होती है जो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। देखो आप यहां भी साथ में देख सकते हो। देखिए ये ओरिजिन यहां डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द कोऑर्डिनेट्स of the origin are 0 0. The point of intersection of the axis is called the origin. यानी इंटरसेक्शन, यानी इस चीज को मैंने इसलिए सर्कल कर दिया है कि जहां पर जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या होता है? हमारा ऑरिजिन होता है। क्लियर? डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में टॉपिक क्या है इसी में। अब ये तो हम समझ चुके हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना। अब इसके पॉइंट ऐसे दिखाए जाते हैं कि एक एक जो ग्रिड होता है उसको एक डेफिनिट नंबर से आगे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारा 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ है। और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो जाते हैं तो उसके लिए -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, जितनी जरूरत हो उतना लिखेंगे। ओरिजिन से अबव के लिए जो वाई एक्सिस होता है उसके लिए 1 2 3 4, और ऑरिजिन से बिलो द ऑरिजिन उसके वाई एक्सिस के नेगेटिव के लिए बनता है। क्लियर? अब जैसे किसी भी पॉइंट को दिखाया जाए, जैसे यहां पर दिखाया गया है P पॉइंट, तो इसमें x और y दिखाया गया आपको, जो बताया गया है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का किसी भी पॉइंट का एक एड्रेस होता है। तो ये देखो, इसको हम क्या कहते हैं? x कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो पहले पोजीशन पर होता है, और जो दूसरे पोजीशन पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? y कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर? डन। समझ में आ गया ये पूरा ग्राफ क्या और कैसे चल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है, अच्छा इसी में ये एक चीज और, ये वर्टिकल एक्सिस कहलाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, y एक्सिस। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है, जिसे हम
एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा। ये क्या कहलाता है? एब्सिसा कहलाता है। यानी कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो वाई एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होता है वही हमारा एब्सिसा कहलाता है। डन, क्लियर? एक्स एक्सिस को बेसिकली एब्सिसा। दूसरा क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? जो वर्टिकल लाइन होती है वो ऑर्डिनेट होती है। देखिए ये कैसे है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, इसी को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक्स एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस है तो वो एब्सिसा कहलाता है। इसको याद हम ऐसे माइंड में रख सकते हैं। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसी को वो ऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है। मतलब अगर कहीं पे ऐसे नंबर लिख दिया गया है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए 3, 5, ठीक है, तो ये एक्सिस तो एब्सिसा कहलाता है, ये ऑर्डिनेट कहलाता है। तो अब इसका ये पूछा जाए कि एक्सिस से ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो वाई एक्सिस के लिए हम एक्स का बताएंगे और एक्स एक्सिस के लिए हम वाई का बताएंगे। क्लियर है? एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है तो 5 यूनिट और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है तो 3 यूनिट। क्लियर है? डन। चलिए अब ग्राफ को फिर से एक बार पढ़ते हैं, फिर जो इधर रह जाएगा वो लाइन सारी फिर से आपको बताया जाएगा। देखिए फिर आते हैं हम क्वाड्रेंट पर। क्या होता है? क्वाड्रेंट। जैसे कोई भी प्लेन फिगर है और जब हम उसको एक सीधे स्ट्रेट लाइन से, मतलब उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम डिवाइड करते हैं तो वो जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 4th पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो ये जो 4th पार्ट में डिवाइड हो गया, इसी के लिए हम इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। देखो यहां पर इसके लिए भी ये लिखा हुआ है, देखिए क्वाड्रेंट होता है। क्या लिखा हुआ है कि द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। कितना? उसी को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसके लिए अभी अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरे के लिए वर्टिकल लाइन पढ़ा है, वो जो डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन। किसको डिवाइड करते हैं? प्लेन को डिवाइड करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट के लिए आते हैं। अब ये क्वाड्रेंट हमने अभी बताया, क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है कितना? 4th पार्ट। तो कितने क्वाड्रेंट है? यहां देखिए, ये 1st हो गया, ये 2nd हो गया, ये 3rd हो गया, ये 4th हो गया। आगे के लिए इससे हमें ये मदद मिलता है कि आगे मदद ही मदद मिलता है। जब आगे ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर वगैरह पढ़ोगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ये क्वाड्रेंट को समझे बिना आप ट्रिगोनोमेट्रिक के जो रियल पिक्चर है उसे आप नहीं समझ सकते हो। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ देख लीजिए, जो इसमें जो पॉइंट होंगे उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। तो कहीं पर भी अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया 5,3 और हमें ये याद है और ये पूछा जाए ये किस क्वाड्रेंट में है, तो इनके साइन की मदद से आंख बंद करके हम सीधे कह सकते हैं कि ये 1st क्वाड्रेंट में है, जहां पर दोनों के दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, तो वो 1st ऑर्डिनेट में जाएगा। क्लियर? 1st क्वाड्रेंट में जाएगा। उसी तरीके से जहां एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो वो कहां जाएगा? 2nd में। सिमिलरली दोनों नेगेटिव हो तो 3rd में जाएगा, एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो तो 4th में जाएगा। मतलब एक को जैसे समझते हैं उसी कॉन्सेप्ट से सिमिलरली ये चारों के लिए काम करेगा। डन? क्लियर है? 100%। अब देखिए जैसे एक थोड़ा और इसके ऊपर बात कर लिया जाए, ये ऐसा क्यों बनता है? देखिए हम जानते हैं कि पहले हम x लिखते हैं देन y लिखते हैं। तो आप इस क्वाड्रेंट की अगर बात करें, इसी क्वाड्रेंट की सीधी बात करते हैं, तो देखो ये किसके लिए है? ये इसके लिए काम करेगा। इसका भी कोई भी पॉइंट और इसका कोई भी पॉइंट मैच करेगा, चाहे यहाँ मैच करे चाहे यहाँ मैच करे, लेकिन मैच तो इसी के लिए करेगा और इसी के लिए करेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए यहाँ दोनों आकर के निगेटिव बनता है। डन? चलिए अब देखिए नेक्स्ट में एक फिगर और दिया गया जहां पर ये क्लियर बता दिया गया है कि ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। ऐसे कोई भी पॉइंट अगर दिखाया जाता है तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो पिछले ग्राफ से और इस स्टेटमेंट के साथ दोनों को लिंक करते हुए हम पहले अब समझ चुके हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्वाड्रेंट
ऑरिजिन क्या है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, डन। अब देखो एक यहां पर 2 पॉइंट जो रह गए हैं वो हमारे एक्सप्लेनेशन के अंदर आया है या नहीं आया है, इसको देख लेते हैं। इफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज x एंड द ऑर्डिनेट इज y, देन दिस इज xy कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसी को कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कहते हैं। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है ये भी। अगर एब्सिसा x कहलाएगा, ऑर्डिनेट y कहलाएगा, तो उसको हम कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कहेंगे। तो शुरू से यही ग्राफ के साथ तो बात ही यही चीजें चलती आ रही है हमारी। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर द फॉर्म, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इक्वी डिस्टेंस वाले पर ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है। कह रहा है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जिसकी बात कर रहे हैं जिसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के बनाता है, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका पॉइंट x, 0 होगा। क्या होगा? x, 0 होगा। डन। और अगर वो y एक्सिस पर बनाएगा तो वो 0, y होगा। यानी याद रखने के लिए अगर पॉइंट x एक्सिस पर बनता है तो y 0 और y एक्सिस पर बनता है तो x 0। डन। क्लियर है? इजी और वेरी इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब यहां पर कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं जिनको बाद में डिराइव भी किया गया है, लेकिन पहले आप वो फॉर्मूले देख लो। ठीक है, चलिए सेक्शन फार्मूला है। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला क्यों बना? ठीक है, तो देखिए सेक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो आपके क्लासेस सेक्शन में डिवाइड होते होंगे, है ना। तो यही है मैथ के लिए भी यहाँ सेक्शन फार्मूला बना है। यानी जब कोई भी 2 पॉइंट किसी एक लाइन से जुड़ी हो और उसी में कोई ऐसा पॉइंट हो जो बिटवीन देम हो या उसी लाइन में एक्सटेंडेड होते हुए आगे होता है, तो ऐसे में वो क्या करता है, या तो इंटरनली उसको डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। जो इंटरनली डिवाइड करता है उसको हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं और जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है उसको हम एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। डन। अब यहां देखिए, ये देखिए जैसे ये पॉइंट है A और B। अब इससे जो P पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली मतलब A B के बीच में है, जहां ये M और ये N है। ठीक है, और ये जो P पॉइंट है इसे एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है। और दोनों के लिए फॉर्मूला इस तरीके से बना, इंटरनल डिवीजन के लिए mx2 + nx1 अपॉन m+1। बहुत ज्यादा इजी है टू रिमेंबर दिस वन। my2 + ny1 अपॉन m+n, कहीं m1 m2 करके भी लिखा जाता है, तो नो नीड टू कंफ्यूज देयर, वेरी इजी। ठीक है, अब एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, mx2 - nx1 अपॉन m-n। बहुत सिंपल है, जहां यहां हम बार बार प्लस यूज कर रहे हैं यहां पर हम माइनस यूज कर देंगे। तो कोई बहुत बड़ा काम किया जा रहा है? नो। अब देखिए r इज द मिड पॉइंट। अगर ये कह रहा है ये जो डिवीजन हो रहा है वो एक मिड पॉइंट के फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, तो रेशियो का क्या, रेशियो तो बिल्कुल बराबर ना, इधर भी 5 तो इधर भी 5। ऐसे में जब हम यहाँ x2 और x1 दोनों को x मान लेते हैं तो यहाँ पर भी तो x कॉमन लेने पर और कैंसिल हो जाता है, जो m और n है दोनों इक्वल हो जाता है। तो अब मान लीजिए दोनों m है, यहाँ भी m है, तो ये m कॉमन लेंगे और नीचे 2m हो जाएगा। इसको भी करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, डन। तो इस तरीके से मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाता है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल है उसका जो सेंट्रोइड होता है, उसका जो सेंटर होता है, उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों के तीनों वर्टिसेज हो, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा रहे, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, डन। तो अगर हम x का पॉइंट सेंट्रोइड फाइंड करेंगे तो उसके लिए x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, वहीं y के लिए y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए चलो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हो जाता है। याद रखने के लिए इसको 1 2 3 याद रखने के लिए क्या करेंगे, हम 1 2 3 का आइडिया अपनाएंगे। x जब 1 होगा तो y2 - y3 होगा। जब x 2 रहेगा
तो y3 माइनस y1 रहेगा। जब x3 हो जाएगा तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। मतलब इसी में हम रिसाइकल होते रहते हैं, ठीक है। 1 है तो y का 2 3, x जो 2 है, x2 है कहने का मतलब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 1। जब x का 3 आ गया यानी इसका क्या हो जाएगा 1 2। तो या तो आप ऐसे भी याद कर लो या एक ही नंबर याद करो और रिसाइकल के प्रोसेस को जान लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। चलिए देखिए डिस्टेंस फार्मूला, बहुत पहले डिस्टेंस फार्मूला दिखाया गया आपको क्या होता है, फिर इसको प्रूफ करके आगे बताया भी गया है। इन शॉर्ट छोटी चीजों के लिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए पहला फिगर है यहां पर, तो ये पॉइंट है ए बी। किसी भी पॉइंट का मतलब होता है फर्स्ट एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बता रहा है, यानी ये वाला एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, ठीक है। सेकेंड वाई एक्सिस के लिए बता रहा है। अब ये एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होता है, तो पैथागोरस क्या हो जाता है हमारा, पैथागोरस बन जाता है क्या कि OP स्क्वायर इक्वल टू, इसका अगर हम कोई नाम रख दें तो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब जो OA है वो है A, और जो OA ये PA है वो है B, और इधर का स्क्वायर रूट बन गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बन गया। सिंपल। यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या सीधा A है, यानी अगर x एक्सिस पर डिस्टेंस फाइंड करने को कहे तो जो x एक्सिस का जो पॉइंट है वही उसका डिस्टेंस है। बेसिक मेन ये है कहने का। अगर y एक्सिस पे डिस्टेंस फाइंड करने को कहता है तो जो y का पॉइंट है वही उसका डिस्टेंस है, यानी OP इक्वल टू B, ठीक है। अब एक फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी बताया जाएगा आपको, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो जो पिछला फार्मूला था हमारा ये वाला, एक बार इसे आप इसमें यूज कर दोगे, ठीक है, डन। और एक बार इसे आप इसमें यूज कर दोगे, और दोनों बार एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एक बार ABC एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ABC निकालोगे, प्लस दूसरी बार एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालोगे, ये ACD निकालोगे, और दोनों को ऐड कर दोगे, यानी ये सब जो चीजें चलेगी ये नंबर के ऊपर चलेगा, ठीक है, डन। चलिए देखिए अब डिस्टेंस फार्मूला बताने से पहले कुछ ऐसे शेप बताए जा रहे हैं जिसके लिए आपको क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस फार्मूला को बताने से पहले, ठीक है। देखिए सबसे पहले है हमारा स्क्वायर। क्या है स्क्वायर, कैसे आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल शेप को ये कह सकते हो कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए जो लिखा गया है, सबसे पहली बात जो सबसे बेसिक चीज है स्क्वायर को लेकर के जो हमारे पास आइडिया है कि सर इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सब बच्चों को पता है होता है जनरली। तो ये सारे साइड अगर हम इक्वल दिखा दें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, मतलब AB का डिस्टेंस निकालें, BC का निकालें, CD का निकालें और AD का निकालें, अगर सबका डिस्टेंस सेम है तो वो स्क्वायर होगा, डन, क्लियर। इसके साथ साथ लेकिन हमें ज़रूरत और भी चीज़ों की होगी, वो है डायगोनल, यानी AC इक्वल टू BD हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं उसमें सब यस होता है। सब यस का मतलब ये हो गया कि उसके सारे चीज़ें डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, साइड इक्वल हो जाते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं, इसलिए इसको सब यस करके याद किया जाता है, डन। चलिए अब देखिए रेक्टेंगल का देखते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, सब यस नहीं होता है, एक तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, जो क्लियर है कि AB इक्वल्स टू CD होना चाहिए, दो लाइन मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा AD इक्वल टू BC होना चाहिए, ये भी क्लियर है। रेक्टेंगल के लेकिन डायगोनल भी इक्वल होते हैं, मतलब AC इक्वल टू BD होता है रेक्टेंगल के लिए, डन। तो अगर हम ये सारे क्राइटेरिया लिख देते हैं तो साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप एक्वायर करता है। क्वेश्चन में ऐसे आता है कि इज द वर्टिसेज आर द रेक्टेंगल फॉर्म रेक्टेंगुलर शेप आर, या इज द वर्टिसेज आर
द शेप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ऐसे। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो भी आए, रेक्टेंगल अगर दिखाना है हमें तो हम ये काम करेंगे, ठीक है डन। फिर है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेकर के भी ये सभी बच्चों को क्लियर होता है कि सर वो ट्रायंगल जिनके सारे साइड इक्वल होते हैं। तो सारे साइड इक्वल मतलब ए बी अगर 5 आया तो बी सी भी 5 आना चाहिए और फिर ए सी भी 5 आना चाहिए, क्लियर डन। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, यानी ए सी इक्वल टू ए बी, ऐसा होना चाहिए। कोई भी 2 साइड इक्वल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ए सी इक्वल टू ए बी। अगर ए सी इक्वल टू बी सी आ जाए तो भी ओके, ए बी इक्वल टू बी सी आ जाए तो भी इक्वल, यानी कोई भी 2 साइड, यानी एनी 2 साइड, क्या है एनी 2 साइड्स, डन क्लियर। अब आते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल जो करते हैं उसको हम कैसे करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है डन। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड निकालते हैं, ए सी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया और बी सी निकाल लिया। अगर ये पाइथागोरस के जो टर्म एंड कंडीशन है उसको अगर ये फॉलो करता है तो हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, डन क्लियर। अच्छा, यहाँ पर इन चीजों के साथ एक और से बन जाता है रोम्बस का, कि किसका बन जाता है, रोम्बस का। तो रोम्बस में क्या हो जाता है हमारा, जस्ट चीजें वही रहेगी, सेम रहेगी, सिर्फ ये कैटेगरी हमें फॉलो कर देना है तो वो रोम्बस होगा, क्योंकि डायगोनल्स रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं, क्लियर। हाँ, उनके डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट जरूर करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते। तो अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे और ये सारे कैटेगरी फॉलो करेंगे, यानी सारे साइड इक्वल होंगे तो वो रोम्बस होगा, और सारे साइड इक्वल हो गए और डायगोनल इक्वल हो गए तो स्क्वायर हो गया। तो जितनी भी चीज़ें आपको बताया गया है, ठीक है, बताने के बाद यस यस चल रहा होगा माइंड में, लेकिन सबके बीच में बहुत कम चीज़ों का डिफरेंस है। अगर हम ये चीज़ें नहीं सोचते हैं, हम सीधा उसको करते जाते हैं कि चलो सब समझ में आ गया, तो ये सब मैक्सिमम पूरा मिल जाता है आपका, मिक्स हो जाता है आपका, ठीक है। माइंड में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, फिर किसी का चीज़ किसी और के अंदर रख करके आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अपना जो सामान है दूसरों के घर रखाना, ठीक है। चलिए देखिए 7 नंबर डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारा, तो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हमें बताया जा रहा है कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला आता है। देखिए इसका जो डेरिवेशन है वो आपका पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसके ऊपर फार्मूले आते हैं। अब ये देखिए क्या है सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें ये है कि आपके जो एक ग्राफ तैयार किए गए हैं उस पे 2 पॉइंट है P और Q जो एक लाइन से जुड़ा हुआ है, क्लियर। जहाँ पर P पॉइंट है x1 y1 और Q पॉइंट है x2 y2, ठीक है डन। तो ये सारी चीज़ें वही है हमारा। तो अब यहाँ देख लीजिए हमने क्या किया कि P से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर दे दिया, ठीक है, और T से यहाँ पर दे दिया ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से और इसको इससे जोड़ दिया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है PQT, ठीक है। और PQT एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कहने का मतलब PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, यानी PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। तो चूंकि इसे हमें x के टर्म में लिखना है तो इसको हम निकालेंगे भी किसमें, x के टर्म में। और वो कैसे निकलेगा, देखिए जो PT है वो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ तक x के लिए ये क्या कहलाता है, ये x2 कहलाएगा, क्या कहलाता है x2, और यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये x1 कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो जो ये होगा वही x2 माइनस x1 ये होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम y के लिए भी चलते हैं तो ये पूरा y2 कहलाता है। अब इससे चीज़ें समझ में आ गया होगा। और ये y1 कहलाएगा क्योंकि ये भी y1 है, ये तो है ना, रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये y2 माइनस y1 हो गया। तो जहाँ हमने PT रखा है वहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रखा है, और जहाँ हमने QT रखा है वहाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रखा है, डन। चलिए क्लियर। नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला बन गया, ठीक है, और सिर्फ हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया, तो यही डिस्टेंस फार्मूला, क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट के लिए
चलिए बच्चों सेक्शन फार्मूला को डिराइव कर लेते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बार समझना जरूरी है। अब देखिए जैसे हम ये सिमिलरिटीज के लिए यहाँ नहीं जाते हैं, सिमिलरिटीज तो बड़ा आसान है, ये कि ये और ये हमारा इक्वल्स है और साथ ही ये दोनों राइट एंगल है तो सिमिलर होगा, यानी सेंस सीधे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेंस ट्रायंगल APF सिमिलर है ट्रायंगल किसके, तो PBG के। डन, क्लियर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए APF में अगर सिमिलर हो जाते हैं तो सिमिलर को लेकर के हमारे पास क्या आइडिया है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होते हैं। तो एंगल्स को लेकर के तो हमें यहाँ कोई काम नहीं है, साइड को लेकर के है। तो चलिए AP/PB इक्वल्स टू क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर AF/PG, ठीक है। जो AP है वो क्या है हमारा M1/M2 और जो AF है वो क्या है हमारा X-X1, ठीक है। और दूसरा जो PG है वो क्या है X2-X, क्या है हमारा X2-X। बस इतना ही काम है, इसके बाद सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। देखो ये M1X2 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और साथ साथ इनको ब्रैकेट को ओपन भी कर देता हूँ, ठीक है। देखिए M1X2 ये माइनस का M1X ये इसके साथ जाएगा तो M2X माइनस का M2X1। डन, क्लियर है। दोनों X वाले को एक तरफ कर देते हैं और ये दोनों X1 X2 को एक तरफ। M1X2 प्लस M2X1 इक्वल्स टू M2X प्लस का M1X। तो सीधा सीधा अब आंसर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये तो सेम रहने देंगे, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा M1X2 प्लस M2X और दोनों से अगर हमने X कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, यानी क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। और इस तरीके से X इक्वल टू क्या हो गया M1X2 प्लस M2X1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो इस तरीके से X को डिराइव किया, जैसे X को करेंगे वैसे ही Y के लिए चलेंगे और इसका हो जाएगा क्या M1Y क्या हो जाएगा M1Y2 प्लस M2Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अच्छा देखिए यहाँ चूंकि क्वेश्चन में ऊपर M1 और M2 दिया है इसलिए मैंने M1 M2 में सॉल्व किया, लेकिन आप जिस लेटर के लिए फैमिलियर रहोगे उसी को करना। जैसे ज़्यादातर मैं जो क्वेश्चन में यूज़ करूँगा वो M/N यूज़ करूँगा, तो उसी को सब में यूज़ करूँगा, क्योंकि एक चीज़ से क्या होता है आपको इस लेटर पे नहीं सोचना पड़ेगा और कहीं M/N करोगे कहीं M1 M2 करोगे तो लेटर के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये सारी चीजें लिखा हुआ है, मुझे मतलब इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, जो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का दिखाया था हमने, ठीक है। अब ये देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हम फाइंड करेंगे, इसलिए इसको कई सारे पिक्चर में ये बांटा गया है। अगर सिर्फ मैं इतने की बात करूं तो इसके लिए क्या हो गया कि एक बार मैं ये ट्रेपेजियम निकालूंगा, ठीक है, डन। दूसरी बार मैं ये ट्रेपेजियम निकालूंगा, ठीक है। और जब मैं इन दोनों ट्रेपेजियम को ऐड कर दूंगा तो ये पूरा फिगर का एरिया मुझे मिल जाएगा। और जब मैं इस निचले वाले ट्रेपेजियम को माइनस करूंगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि आपको जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां देखते हैं, कुछ चीजें तो लिखी हुई है। अब ये क्या है कि एरिया ऑफ ABQP, कहाँ है ABQP, देखते हैं। ABQ और P या ABQP इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ट्रेपेजियम जो निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसका मेन जो फार्मूला है वो क्या होता है 1/2 सम ऑफ अपोजिट साइड इनटू हाइट, यही होता है। तो इसी फार्मूले को लेकर के ये सारी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ 1/2 है, जो BQ है वो क्या है, देखिए BQ क्या है
ये इतना हाइट, तो ये इतना हाइट है क्या, y का हाइट है, यानी यहां y2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, y2 प्लस फिर जो AP हाइट है, वो AP हाइट किसका है, ये y1 का हाइट है, दिख रहा है, यानी x1 y1 दोनों पॉइंट है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन होती है वो किसके लिए होती है, y के लिए होती है। तो यहां क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे इनटू QP, क्या लिखेंगे, QP लिखेंगे। तो QP कैसे जाएगा, ये हमारा x1 पॉइंट है और ये हमारा x2 पॉइंट है, तो x1 माइनस x2। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, छोटे छोटे नंबर, बस माइनस प्लस करना है, काम बड़ा नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब APRC के लिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं APRC, तो 1/2 इसमें भी है। अब APRC है कहाँ, ये देखो APRC। अब इसके लिए अगर बात की जाए तो पहला है हमारा AP, ये वाला AP तो y1 है, जो दूसरा है RC, ये तो y3 है, और तीसरा इसमें क्या है, PR कहाँ है, देखो ये रहा PR। तो इसके लिए क्या करेंगे, PR ये तो मतलब जो x एक्सिस है उसी को तो PR दिखा रहा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, x3 माइनस x1, क्या करेंगे, x3 माइनस x1। डन। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कौन सा फिगर है, एरिया ऑफ BQRC, ये सब ट्रेपीजियम है, 1/2। अब BQRC यहां पे चलते हैं, BQR और C। ठीक है, अब इसमें देख लो BQ क्या है, ये रहा, ये क्या है, y2 है, प्लस दूसरा है CR या RC, ये क्या है, y3 है, और तीसरा है QR, ये क्या है, ये QR है। तो QR के लिए यहां के लिए x का पॉइंट क्या है, x3, और यहां के लिए क्या है, x2। तो क्या बन जाएगा, x3 माइनस x2। डन। अब क्या करेंगे, जैसा कि बात किया था, ये प्लस माइनस ये, तो चलिए उसी के हिसाब से चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो दोनों ट्रेपीजियम को ऐड करो, तो पहले इनको ऐड के फॉर्म में लिखो, 1/2, दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हुए साथ साथ चलते हैं, कैंसिल वैंसिल सब हो जाएगा यहीं पर। देखिए क्या है, y2 इंटू x1, ठीक है, माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2। ध्यान से थोड़ा, ठीक है, डन। अब ये देखिए प्लस y1 x3 y1 माइनस x1 y3 x3 और लास्ट में माइनस का y3 x1। चलिए एक साथ इसको ना करते हुए नेक्स्ट के लिए रुक जाते हैं, 1/2 ये लिख लिया, डन। अब इसका क्या है, इसको लेकिन यहां करके लिख लेते हैं, y2 x3 y2 x2 y3 x3 और ये लास्ट में y3 माइनस y3 x2। ठीक है, डन। चलिए ये हो गया हमारा काम। अब कैंसिल तो तब होगा जब ये सारे एक साथ रहेंगे, तो पहले इन सब में से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1। अब ये नीचे वाले, इनके वजह से, इस माइनस साइन की वजह से तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस y2 x3
प्लस y2x2 माइनस y3x3 और प्लस y3x2। ठीक है डन। अब इनको कैंसिल करो, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। जैसे y2x1 देख लो, y2x1 कहीं पर है, नो। y2x2 है, यस, ये रहा y2x2, ये रहा y2x2। ठीक है। फिर y1x1 है, यस, y1x1 y1x1। फिर y1x2 है, ये y3x3 ये है। अब इन सारे नंबरों को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा 1/2। तो चलिए सारी चीजों को लिख लेते हैं। y2x1 प्लस का y2x1, गलती ना हो इसलिए सब एक एक करके लिख लो, है ना। फिर माइनस y1x2 माइनस y1x2, फिर प्लस y1x3 उसके बाद माइनस y3x1, देन माइनस y2x3 और जो लास्ट है प्लस y3x2। ठीक है डन। अब इसके लिए क्या करेंगे कि सारे x1 x2 x3 इनको एक साथ रख लेते हैं, जिससे इसको हम फॉर्मूले पे अरेंज कर सके। ठीक, तो y1 वाले जो टर्म होते हैं सबसे पहले y1 आता है ना, तो y1 वाले जो है उनको एक साथ रख लो। तो y1x2 और y1x2 और नेक्स्ट कहाँ है हमारा y1, ये y1 ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y1x3 और ये माइनस का y1x2। ठीक है डन। तो अब x को अरेंज करना ज्यादा बेटर होगा, है ना। x के हिसाब से अगर हम अरेंज करें तो ज्यादा बेटर है। y2x1 ये y2x1 हुआ, दूसरा y3x1 y3x1। फिर x2 को अरेंज कीजिए, एक ये रहा और एक ये रहा। तो प्लस वाले पहले लिखो, y3x2 माइनस y1x2। ठीक है, और उसके बाद फिर हम x3 वाला कर लेते हैं, y1x3 माइनस y2x3। ये ज़्यादा अच्छा है ना, x वाले को अरेंज करना ज़्यादा बेटर है। तो जब 1/2 लेते हैं, जब हम यहाँ x1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या बन जाएगा y2 माइनस y3। और जब हम x2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन गया y3 माइनस y1। और जब हम x2 कॉमन लिया, जब हम x3 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन गया y1 माइनस y2। तो यही फार्मूला है हमारा बच्चों। ठीक है डन। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला है। ठीक है, जिसके ऊपर अगर हमारे वर्टिसेस गिवन होंगे किसी ट्राइंगल के अगर वर्टिसेस गिवन होंगे, ठीक है, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, तो इसके लिए इस फॉर्मूले की हम मदद लेंगे। ठीक है, तो जो इतनी चीजें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन बनाने के लिए ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, फिर एज पर मैक्सिमम कोई चांस नहीं होते आपको दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।